हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टीडीएस के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स में जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है उसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, क्या क्या रेट होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, किस किस सेक्शन में कटता है, और भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि टीडीएस आके होता क्या है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप बैंकिंग में आ गए हैं, ये तो आपको ये पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टीडीएस होता क्या है। ये टीडीएस क्या होती है कि जो बैंक एज ए बैंकर हम जो वैसे ब्रांच में काम करते हैं, तो हम किसी को पेमेंट करेंगे अगर, तो उसके ऊपर जैसे अगर मान लीजिए हमको 10,000 की किसी को पेमेंट करनी है, तो टीडीएस का मतलब होता है उस 10,000 में से कुछ पार्ट यानी कुछ परसेंटेज हम लोग काट लेते हैं। 10,000 का मान लीजिए 10% का टीडीएस का रेट है, तो 10,000 का 10% यानी हम 1,000 रुपीज़ उसका काट लेंगे और हम 9,000 रुपये ही पे करेंगे सामने वाले पर्सन को, और जो 1,000 रुपये वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। तो ये मतलब होता है टीडीएस का। जैसे कि हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट देते हैं एज ए बैंकर, तो उसके ऊपर भी जैसे हम टीडीएस काट लेते हैं। फिर जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके केस में भी हम लोग टीडीएस काटते हैं। अब इसके अंदर जो है रेट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, वो हम आगे बात करेंगे। फिर जैसे पेमेंट ऑफ रेंट का पेमेंट है तो उसके ऊपर भी टीडीएस काटते हैं। तो ये एग्जांपल है। तो टीडीएस मतलब जब पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे कुछ पोर्शन जो है, कुछ परसेंटेज हम काट देते हैं, तो उसी को टीडीएस कहते हैं। तो देखिए, कॉमन सेक्शन बता देता हूँ कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे 194A जो कि होता है इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, जो बैंक एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देता है उसके ऊपर टीडीएस काटता है बैंक। फिर 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे भी टीडीएस कटता है। 194H एक होता है कमीशन और ब्रोकरेज का, इसके ऊपर भी काटते हैं। 194I रेंट का होता है। 194J फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का, और 194N जो कैश विड्रॉल, जो 1 करोड़ से ऊपर वाला होता है, वो कैश विड्रॉ अगर कोई कर रहा है साल में तो उस केस में भी टीडीएस कटता है। तो एक देखिए 194A इसमें क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट। देखिए ये आगे ऐसे करके टैब आएंगे आपके सामने, तो ये है कि ये टीडीएस जो है 194A में कब कटेगा, मतलब किस टाइप की पेमेंट होगी तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन टाइम ऑब्लिक फिक्स डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर टीडीएस कटेगा 194A में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, सेविंग डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। वैसे इस मैटर पे आपको इतना गौर नहीं करना, क्योंकि आजकल के जो होता है वो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो खुद ही टीडीएस काट देता है इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका सेक्शन क्या क्या कंडीशन होती है। फिर अगर हम किसको पेमेंट करेंगे तो हम 194A में टीडीएस काटेंगे, तो किसी को भी जो कि रेसिडेंट हो इंडिया का, जैसे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, कोई भी हो, उसको अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग फिक्स डिपॉजिट पे तो टीडीएस कटना है। लेकिन कुछ जो है लिमिट होती है कि इस लिमिट के ऊपर जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट जो है तभी टीडीएस कटेगा, अगर इस लिमिट से नीचे है तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे कि इंटरेस्ट अगर मान लीजिए साल में, पूरे साल में से 21-22 में अगर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 40,000 रुपये से ज़्यादा होगा तभी टीडीएस जो है कटेगा। 40,000 के ऊपर जो भी अमाउंट होगी तो उस पूरे में जो है टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जैसे कि कोई पर्सन जो है वो सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर है, उस केस में 40,000 की जगह 50 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन के केस में 45,000 इंटरेस्ट है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वहीं अगर 55,000 है तो पूरा 55,000 पे टीडीएस कट जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का रेट इसमें होता है 10%। अगर पैन नंबर सही है और सब कुछ ठीक है तो 20% कट जाएगा। अगर पैन नंबर जो है उस पर्सन ने, यानी जिसका खाता है उसने नहीं दिया, या फिर उसका पैन इनवैलिड है, पैन ठीक नहीं है। वैसे तो जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो पैन ले ही लेते हैं, पर किसी केस में मान लीजिए पैन नहीं है तो उस केस में 20% का टीडीएस कट जाएगा अगर उसका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर है। ठीक है, 194H कमीशन का होता है ये, अगर जैसे कि हम कमीशन या ब्रोकरेज हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस वाली जो है ना कमीशन, वो इस सेक्शन में कवर नहीं होती, उसके लिए दूसरा सेक्शन है। तो इंश्योरेंस कमीशन के अलावा जो कमीशन और ब्रोकरेज है उसके ऊपर 194H लगेगा। अगर हम ये पेमेंट जो है किसी भी रेसिडेंट को देंगे तब लगेगा। इसमें लिमिट जो होती है 15,000 होती है फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर में 15,000 से ज़्यादा हो गया पेमेंट तो हमें जो है इस सेक्शन में टीडीएस काटना है। कितना रेट है, 5% और 20% अगर पैन नहीं है। इसका एग्जांपल जैसे कि हम किसी आर्किटेक्ट को हमने जो है एज ए एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, तो उसको अगर हम मान लीजिए कमीशन देंगे तो वो इसमें कवर हो जाएगा। या हेड ऑफिस लेवल में आधार इनरोलमेंट एजेंसी है, उनको अगर हम कोई से भी कमीशन दे रहे हैं तो वो आ जाएगा। तो इस टाइप के 94H में आएगा। 94A हो गया। अगला देखते हैं 194C, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बहुत है भी। देखिए, नेचर ऑफ पेमेंट, कब क्या नेचर होनी चाहिए पेमेंट की, जिसमें हम 194C में काटेंगे। तो इसका जो सेक्शन के अंदर लिखा है वो लिखा है कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके थ्रू हम कोई काम को करवा रहे हैं किसी पर्सन से। ठीक है, अब ये पेमेंट जो है किसको देंगे तब लगेगा ये सेक्शन, रेसिडेंट। इसमें भी सेम वही, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, ट्रस्ट, कोई भी हो, अगर उससे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम करवा रहे हैं तो उस केस में जो है टीडीएस कट जाएगा अंडर 194C। लिमिट क्या होती है इसमें, अगर देखें, अगर सिंगल बिल है, मान लीजिए एक ही बार आपने जो है उससे काम कराया और वो जो उसका जो पेमेंट था वो 30,000 रुपये से ऊपर का बिल है, तो उसके केस में लग जाएगा ये 194C और टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसका जो है बिल 30,000 से नीचे है, मान लीजिए 20,000 है, फिर अगला वाला भी 20,000 है, ऐसे ऐसे कर करके बिल आ रहे हैं, तो पूरे अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर जाते हैं, वो 1 लाख से ऊपर टोटल जो है बिल की अमाउंट हो जाती है, तो उस केस में भी टीडीएस कट जाएगा। यानी कि सिंगल बिल में 30,000 की लिमिट है, और अगर मान लीजिए 20-20 हज़ार करके मान लीजिए 4 बिल हो गए तो कितने हो जाएंगे, 80,000। ठीक है, अभी एक बिल तो 30,000 से ऊपर का होना चाहिए, तो अभी कितने हो गए,
20-20 करके 80,000 होगा तो अभी भी नहीं कटेगा। पर जैसे ही अगर मान लीजिए 1 लाख से ऊपर पहुंच जाता है, यानी अगला वाला भी मान लीजिए 20,000 का आया तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये 1 लाख से ज्यादा होगा तभी कटेगा। फिर उसके बाद 20,000 का और आया, यानी 1,20,000 का होगा, तब उसके बाद सीधा 1,20,000 रुपये कट जाएगा टीडीएस। रेट क्या होगा इसका, देखिए 1% कटेगा अगर जो हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, और अगर मान लीजिए कोई कंपनी या फर्म है, ठीक है, ट्रस्ट है या कुछ और भी एओपी बीओआई, तो उस केस में 2% हम काटेंगे टीडीएस। इंडिविजुअल यानी कि जो बंदा जो है अपने नाम से ही वो जो है अपने बिजनेस को चला रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हुई या कंपनी हुई, ट्रस्ट हुई, तो उसके केस में 2% हम टीडीएस काट लेंगे। 20% ये सेम रहेगा अगर जिसका पैन हमारे पास अवेलेबल नहीं या फिर पैन इनवैलिड हो गया। अब देखिए इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले में जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें जैसे कि मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसे मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट पे पर्सन को हायर किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनको जो पेमेंट जा रही है, जो रिक्रूटमेंट हमारी एजेंसी है उसको पेमेंट जा रही है, तो वो इसके अंदर कवर आ जाएगा वर्क इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले में। फिर एडवर्टाइजमेंट करवाया, वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ये जो इस वाले सेक्शन में। फिर कैरियर ऑफ गुड्स और पैसेंजर, यानी कि हमने जैसे कि मान लीजिए पैसेंजर के लिए कोई गाड़ी लगाई हुई है, ठीक है, तो उसका जो है भाड़ा, उसका भाड़ा हमने दिया है, किराया दिया है, या फिर गुड्स जो है हमने कोई जैसे मान लीजिए चेकबुक वगैरह वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर कराई, तो उसका बिल है, तो उसके केस में भी इस सेक्शन में आ जाएगा। कैटरिंग की जो हमने कोई सर्विस ली है, या जॉब वर्क करवाया। जॉब वर्क मतलब जैसे मान लीजिए हमने अपना मटेरियल दिया पर्सन को और उस मटेरियल पे सामने वाले पर्सन ने कोई काम किया, तो उसको जॉब वर्क कहते हैं। उस केस में भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट यानी ये जो है 194C में टीडीएस कट जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स है, मान लीजिए हम कोई परचेज कर रहे हैं गुड्स को, हमने जैसे चेयर खरीदी, हमने कोई कार खरीद ली थी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें भी होता है ना, पर लेकिन यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते। देखिए परचेज ऑफ गुड्स वाला, जैसे हमने कोई सामान खरीदा है, तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगा बस, ठीक है, 194C ये सेक्शन नहीं लगेगा गुड्स के केस में। और मान लीजिए हम लोगों ने कोई जैसे कि सीए की जो है ना सर्विस ली है, या फिर लीगल सर्विस ली है, तो उस केस में भी नहीं लगेगा 194C, क्योंकि उसके लिए स्पेशल सेक्शन है 194J, वहाँ पर हम 10% के हिसाब से काट देंगे। हम आगे अभी बात करेंगे उस सेक्शन की, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला आता है 194J, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस वाले आते हैं। इसमें क्या होती है लिमिट, 30,000 रुपये अगर फाइनेंशियल ईयर में इससे ज़्यादा होता है तब ये 194J में इसमें टीडीएस कटता है। इसमें रेट कितना होता है, 2% अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, 10% अगर प्रोफेशनल सर्विस वाले को दे रहे हैं, और 20% इसमें पैन अवेलेबल नहीं है। प्रोफेशनल जो है सर्विस में क्या क्या कवर होता है, देखिए हर चीज़ जो है प्रोफेशनल में नहीं आती है, आप ध्यान देना जरा, ये वाली चीज़ें ही होती हैं। जैसे लीगल वाला जो है, लीगल किसी प्रोफेशनल को हमने पेमेंट की, लॉयर को, कोई मेडिकल वाला ऑफिसर्स है, जैसे कि हमने जो है डॉक्टर्स को, किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो एक प्रोफेशनल है, जैसे कि जो इंजीनियर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हैं वो हो गए। फिर कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है ना, अकाउंटेंसी मतलब जैसे सीए के प्रोफेशन वाले, अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में जो है, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर है कोई, तो उसके केस में ये सब जो है प्रोफेशनल्स हैं, इसके केस में 10% टीडीएस कटेगा। टेक्निकल जो है सर्विसेज में 2% कटता है। तो टेक्निकल सर्विसेज का डेफिनेशन ये है, जैसे कोई मैनेजरियल, टेक्निकल या फिर कंसल्टेंसी सर्विस होगी, उसके केस में ही हम कहेंगे कि वो टेक्निकल सर्विस है। ये डेफिनेशन जो है, ये जो है काफ़ी वो है, मतलब इस डेफिनेशन के लिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। देखिए इस सेक्शन में अगर आपको 2% में काटना है तो किसी आपने जो है कंसल्टेंट की हेल्प ले लेना कि हम इसमें काटें या फिर जो है प्रोफेशनल में काटें या कॉन्ट्रैक्ट में काटें। कई बार जो है वो केस टू केस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस वाली जो होती है कमीशन 194D में आती है, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हेड ऑफिस लेवल पे ही हो जाता है काम, तो देखने के लिए देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। 194D होता है उसका इंश्योरेंस कमीशन। अगला 194I रेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नेचर ऑफ पेमेंट रेंट है, किसी भी रेसिडेंट को दे रहे हैं, यानी ये सब इनको दे रहे हैं तब लगेगा। इसमें लिमिट होती है 2,40,000 फाइनेंशियल ईयर में। अगर रेंट का हमारा एग्रीमेंट हो रखा है तो उसका जो एग्रीमेंट में पूरे साल का देखें, अगर हम 2,40,000 से ज़्यादा का अगर मान लीजिए वो उसकी वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट रेंट की, तो टीडीएस लग जाएगा, टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर रेट ऑफ टीडीएस जो है उसमें कितना लगेगा, देखिए 10% लगेगा अगर हम रेंट पे ले रहे हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर या फिटिंग्स, ठीक है। 2% लगेगा अगर हम प्लांट, मशीनरी या फिर कोई इक्विपमेंट जो है हम रेंट पे लेते हैं, ठीक है। 20% जब पैन नहीं है। देखिए यहाँ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट अगर आप लेते हैं रेंट पे, उसके लिए 2% है, ठीक है। वो जो है वो आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखिए 194C में नहीं आएगा, 194I में आएगा एज ए रेंट, ठीक है। 10% का बिल्डिंग, लैंड या फिर फर्नीचर, इस केस में 10% है। अगला चलते हैं 194N, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। हालांकि ये भी टीडीएस जो है सिस्टम के थ्रू हो जाता है ये काम भी, पर इसमें क्या प्रोविजन होते हैं देख लेना। देखिए अगर कस्टमर ने जो आपके वहाँ से विड्रॉल करने आया है कैश, ठीक है, उसकी लिमिट में आगे बताऊंगा, अगर उसने अपनी ITR जो है पिछले 3 असेसमेंट ईयर की फाइल करी हुई है तो क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। अभी इसको जानने से पहले ये देख लेना, ये देखना कैसे। मान लीजिए अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2021, तो देखिए उसने जो है, जो पर्सन है उसने असेसमेंट की 18-19, 19-20 और 20-21 की ITR जो है फाइल कर देनी चाहिए। अगर उसने लास्ट 3 असेसमेंट ईयर की ITR फाइल करी हुई है, यहाँ पर एक काम करना, आप उससे लास्ट 3 ईयर की जो है ना एक्नॉलेजमेंट ले लेना, एक्नॉलेजमेंट निकलती है ना, वो आप ले लेना एज ए प्रूफ कि उसने क्या लास्ट 3 ईयर की असेसमेंट ईयर की अपनी ITR फाइल करी है कि नहीं। अगर उसने फाइल करी हुई है, उसने आपको प्रूफ दिखा दिया, तो उस केस में, और वो प्रूफ भी आप लेके अपने रिकॉर्ड में डाल देना, ठीक है। उस केस में क्या होगा, देखिए पेमेंट क्या, इसमें नेचर ऑफ पेमेंट होती है, अगर कोई कस्टमर कैश निकालने आता है,
ठीक है, और कैश निकाला कितना, 1 करोड़ से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में। और ये बात ध्यान रखना कि जो कैश निकालता है, अगर उसके मान लीजिए 3-4 अकाउंट है तो तीनों चारों को ध्यान रखना है उसमें। ये नहीं कि सिर्फ एक ही का अकाउंट का ध्यान रखना, बाकी को तो आपने देखा ही, सारे अकाउंट को ध्यान देगी। अगर 1 करोड़ से ऊपर की कैश की विड्रॉल करी हुई है उसने तो 2% टीडीएस जो है लगेगा। 2% किसके ऊपर, जो 1 करोड़ से जो है जैसे निकालिए तो उसके ऊपर, ठीक है। और 20% जो है इन केस पैन इज नॉट अवेलेबल, यानी जब पैन नहीं है तो उसके इसमें 20% लग जाएगा, ठीक है। अब अगर कस्टमर ने जो है अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है लास्ट 3 ईयर की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए आपको देखना पड़ेगा। अगर उस जो है उसने विड्रॉल कराया 20 लाख से ऊपर पर 1 करोड़ से नीचे, तो उस केस में 2% कटेगा, ठीक है। और 20% अगर पैन नहीं है, अगर मान लीजिए उसने 1 करोड़ से ऊपर कर दिया, देखिए अगर 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे तो 2%, पर 1 करोड़ से ऊपर कर दिया तो 5% कटेगा। देखिए अगर उसने लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर की लास्ट 3 असेसमेंट ईयर की आईटीआर नहीं फाइल करी है, तो अगर 1 करोड़ से ऊपर निकालेगा तो यहाँ 5% का रेट है। पर अगर उसने मान लीजिए आईटीआर फाइल की होती तो क्या होता, रेट 2% होता। और प्लस अगर उसने आईटीआर फाइल करी होती तो उसको 20 लाख से ऊपर भी निकालने में जो है कोई टीडीएस नहीं करता, तो ये उसके लिए एक ड्रॉबैक है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन अपनी कैश विड्रॉ कर रहा है, अगर उसके पास उसने अपनी आईटीआर फाइल करी है तो फिर उसको जो है 1 करोड़ से ऊपर निकालने वाले को ही जो है टीडीएस कटेगा। अगर उसने नहीं फाइल करी तो 20 लाख से ऊपर निकालेगा तब भी 2% कट जाएगा टीडीएस। फिर इस केस में देखिए ब्रांच को जो है आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट ले लेनी चाहिए और उसको जो है सिस्टम में जो है मार्क है करना चाहिए कि ताकि टीडीएस अकॉर्डिंगली कट पाए, ठीक। देखिए आपको हम एग्जांपल देखते हैं 194N सेक्शन के। देखिए अगर मान लीजिए आईटीआर लास्ट 3 ईयर की जो है कस्टमर ने फाइल करी है तो उसके इसमें क्या क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए कैश विड्रॉल पूरे साल में 50 लाख का उसने किया है कस्टमर ने, तो इस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि टीडीएस कटता है अगर 1 करोड़ से ऊपर उसने कैश विड्रॉ किया है। तो 50 लाख किया अगर और आईटीआर लास्ट 3 ईयर में फाइल करी है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर 50 लाख तक उसने अगर कैश विड्रॉल किया है। दूसरा केस देख लीजिए, अगर 1 करोड़ 50 लाख रुपए अगर विड्रॉ किया है तो फिर टीडीएस 2% कट जाएगा 50 लाख पे। यहाँ पे देख रहे हैं 50 लाख मतलब 1.5 करोड़ तो ये, उसमें से 1 करोड़ रुपए जो है माइनस जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ तक की कोई टीडीएस नहीं लगेगा। तो यानी 1.5 करोड़ माइनस 1 करोड़, तो 50 लाख से 2% का टीडीएस कट जाएगा। फिर अगला केस देखिए, लास्ट ईयर की आईटीआर जो है फाइल नहीं की है कस्टमर ने अगर, तो उस केस में एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कैश विड्रॉल किया है 50 लाख का, तो इस केस में टीडीएस 2% कट जाएगा 30 लाख पे। मतलब 50 में से जो 20 लाख थी उसकी लिमिट उसको माइनस कर देंगे, तो 30 लाख पे 2% कट जाएगा। और अगर मान लीजिए कैश विड्रॉल किया है 1 करोड़ 20 लाख, तो टीडीएस एट द रेट 2%, ठीक है, 2% कटेगा 80 लाख पे और 5% कटेगा 30 लाख पे। 30 लाख ऐसा निकला है 1.3 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस कर देंगे, ये 30 लाख हुआ, इसके ऊपर 5%। और जो 1 करोड़ है अप टू 1 करोड़ मतलब 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, तो उसके यानी 80 लाख हो गया, इसके ऊपर 2%। देखिए एक ये व्यू और दूसरा ये व्यू है कि टीडीएस जो है पूरे 5% जो है कट जाएगा 1 करोड़ 10 लाख पे। मतलब ये जो 1 करोड़ 30 लाख था इसमें से 20 लाख हम माइनस कर देंगे। तो देखिए दो व्यू हैं, एक तो ये वाला कि 2% जो है 80 लाख पे और 5% 30 लाख पे, और दूसरा है कि सीधा 5% जो है 1 करोड़ 10 लाख पे कट जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा व्यू सही है अभी कुछ कह नहीं सकते, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ऐसी कोई आई नहीं है। और जो सेक्शन में जैसे मेंशन किया हुआ है वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है। तो देखिए सेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये वाला ठीक है, ये और कई सारे आर्टिकल जो ऑनलाइन दिखे मैंने उसके अकॉर्डिंग तो ये बता रहे हैं ऐसा, तो कई सारे बैंक यही फॉलो कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कुछ क्लैरिटी आती है तो फिर इसके बारे में देखते हैं। अभी के लिए जो है वैसे मोस्टली ये वाला प्रैक्टिकली ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सम कॉमन थिंग्स टू रिमेंबर। ये वाली चीज़ें जो है सारी के सारे जो भी अभी मैंने बताया सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए टीडीएस जो होता है वो आप डिडक्ट करते हैं बुक एंट्री, यानी कि सिस्टम में जब आपने एंट्री करी या फिर जब पेमेंट करी उस पर्सन को, दोनों में से जोन से भी पहला इवेंट होता है उस टाइम पे टीडीएस आपको काटना होता है। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका मार्च 2021 का अभी ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो उस टाइम पे आपने जो है कई सारी पेमेंट आपने की नहीं होंगी, पर लेकिन आपको उसका प्रोविजन या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से आपको अपनी किताबों में शो करना पड़ेगा। तो जब आप ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जैसे कि रेंट है, ठीक है, तो आपने बुक्स में एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट, फिर 2 पार्टी कर दोगे, यानी कि मतलब जिसको आपको पैसे देने हैं, या फिर 2 कर दोगे रेंट पेबल। तो जब आप रेंट पेबल भी करोगे ना तो उस टाइम पे भी आपको टीडीएस की एंट्री करनी पड़ेगी, यानी उस टाइम पे आपको टीडीएस को डिडक्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब आपने पेमेंट करी तो उसी टाइम पे टीडीएस की आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आपने किताब में एंट्री करी या फिर पेमेंट, दोनों में से जो सा भी इवेंट पहले होता है उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस की पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर टीडीएस जो होता है, जैसे ये जो अभी हमने इतनी सारी बात करी कि जैसे कि प्रोफेशनल के केस में 30,000 अगर फाइनेंशियल ईयर इससे ऊपर जाती है पेमेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के केस में देखा अगर 1 लाख से ऊपर जाती है पेमेंट, एक तो 30,000 का पर बिल था, बिल वाइज था, फिर एक 1 लाख का फाइनेंशियल ईयर की बिल थी लिमिट। तो उसमें ये नहीं होता कि 1 लाख जो है जब एक्सीड होगी तभी हमें टीडीएस काटना है। अगर मान लीजिए हमें लगता है लाइकली टू बी पेड, देखो टीडीएस जो है वो अमाउंट पेड या फिर लाइकली टू बी पेड, यानी कि जो हमें पे करना है, ठीक है, हमें लगता है कि पेमेंट जो है उस फाइनेंशियल ईयर में उस लिमिट से एक्सीड हो जाएगी। जैसे कि प्रोफेशनल के केस में 30,000 लिमिट है, तो मान लीजिए अभी उस प्रोफेशनल ने हमें 5,000 का बिल दिया, फिर उसके बाद हमें 10,000 का बिल दिया, पर हमें लगता है कि पेमेंट जो है ज़्यादा हो जाएगी 30,000 से, तो हम उसका
टीडीएस जो है काट लेंगे जब भी उसकी जो है पेमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो उसकी लिमिट एक्सीड ना भी हो रही हो, ठीक है, उस टाइम पे। पर हमें लगता है कि पेमेंट जो है अल्टीमेटली फाइनेंशियल ईयर में 30,000 से ऊपर की हो जाएगी, तो हमें टीडीएस काट लेना चाहिए 5,000 वाले बिल पे भी, 2,000 वाले बिल पे भी, 1,000 वाले बिल पे भी, ठीक है। फिर अगला देखिए, टीडीएस जो होता है वो बेसिक वैल्यू पे काटा जाता है, उसमें जीएसटी वाले पोर्शन पे आप टीडीएस मत काटना। एग्जांपल के लिए आपने 100 रुपीज़ का मान लीजिए किसी से बिल लिया, उसके ऊपर 18% जीएसटी था, तो यानी 118 का तो टोटल बिल था, पर आपको जो टीडीएस काटना है वो 100 के ऊपर काटना है, ना कि 118 के ऊपर। तो वैसे ही देखिए रेंट के केस में जैसे होता है 2,40,000, तो जब 2,40,000 जो है 2,40,000 से ऊपर की जो वैल्यू होती है तो उसी केस में कटेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, उसमें 2,40,000 वाला जो था, तो उस केस में एक बात ध्यान रखना कि 2,40,000 जो है रेंट के केस में देखिए, जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो उस टाइम पे तो हमें जीएसटी को जोड़ना है, ठीक है। जब वैल्यू निकाल होंगे उस टाइम पे जीएसटी को जोड़ना है, पर लेकिन जब हम टैक्स की रेट की बात कर रहे होंगे कि किसके ऊपर टीडीएस लगेगा, तो वो बेसिक वाले के ऊपर लगेगा, ना कि जीएसटी वाले को जोड़ के। इसका एग्जांपल देखिए अभी दिखाऊंगा। कोई भी क्वेरी वगैरह इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। कोई क्वेरी होती है तो आप अपने जो है कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं टीडीएस के रिगार्डिंग। देखिए मैं एक एंट्री दिखाता हूँ आपको, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए आपने आउटसोर्स एक्सपेंसेस, किसी जो है कॉन्ट्रैक्टर को आपने हायर किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बिल दिया, तो उसकी एंट्री हम ऐसे करते हैं, आउटसोर्स एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 100 से, फिर उसके बाद 18% का जीएसटी मान लिया, तो आपने इनपुट टैक्स रेट ले लिया 18 रुपये, हालांकि इसका आधा ही होता है, 9 रुपये होता है, पर यहाँ पे मैं ट्रीट कर रहा हूँ कि आपने पूरा 18 जो है इनपुट टैक्स रेट ले लिया। अब टीडीएस जो होगा, टीडीएस जो है वो 100 पे कटेगा, ना कि 118 पे, ठीक है। तो ये क्योंकि जो है कॉन्ट्रैक्ट था 194C, तो इसमें ये 100 के ऊपर 1% कटेगा। 1% क्यों? क्योंकि ये मिस्टर ए यानी ये इंडिविजुअल है, तो इसलिए हमने 1% काटा, और जो बैलेंस यानी 117 रुपये ये हमने उसको पे कर दिया उस पर्सन को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। और एक ये चीज़ देखिए, मान लीजिए पेमेंट आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट को 50,000 रुपये, ठीक है, तो टीडीएस जो है 50,000 रुपये कटेगा, ना कि 50 माइनस 30 क्या थी, वो बेसिक थी लिमिट, ठीक है। तो 20,000 के ऊपर नहीं, पूरे 50,000 के ऊपर टीडीएस लगता है। फिर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए आपने 25,000 रुपये किया अभी, पर लेकिन आपको लगता है कि हम तो कॉन्ट्रैक्टर को पूरे साल में 1,50,000 रुपये तक का हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो आपको टीडीएस जो है 25,000 में भी काट लेना चाहिए। देखिए क्योंकि वैसे क्या होती है लिमिट 30,000 बिल पर बिल होती है, और 1 लाख जो है ईयर वाइज होती है। तो आपको यहाँ लग रहा है कि ईयर में जो है वो 1.5 लाख हो जाएगी, यानी कि 1 लाख से ऊपर हो जाएगी, तो आपको इस 25,000 के ऊपर भी टीडीएस काट लेना चाहिए, 1% या 2% अकॉर्डिंग टू